एट्थ क्लास चैप्टर 1 हिस्ट्री पेज नंबर, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूरोप में चेंजेस किस प्रकार से आए हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर किस प्रकार से मिडिल एज में या मध्यकाल में लोगों को पुनर्गठन किया, उनका इनमें किस प्रकार के सुधार लाए। उसके बाद होते रिफॉर्मेशन, मतलब इनका पुनर्गठन करना या पुनर् इस पे विचार करना, क्योंकि जब पुनर्जागरण के लिए जो सुधार में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई है, तो प्राचीन काल में क्लासिक अध्ययन पे हम जोर देते हुए वहाँ की शिक्षा और साक्षरता के स्तर को बड़े ऊंचे पैमाने पे उसको आवाज़ उठाई थी। इन लोगों ने जो चर्च में जो प्रथाएं थी उसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज़ उठाई। और जो कैलो चर्च में जो 1517 में इस चर्च में एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत जर्मनी के मोर्टिन लूथर के नेतृत्व में हुई थी, जब उन्होंने इंडोलेंस की बिक्री पर बहस की और फिर से उसे खोलने का आह्वान किया कि उन मोर्चे के सुधार का नेतृत्व किया जाए, जिसमें ईसाई धर्म की दो शाखाएं विभाजित की, जिसमें कैथोलिक जो रोम ने पोप के आध्यात्मिक और कौलिक आधिपत्य में विश्वास करते थे। प्रोजेस्टिव जो ईसाई धर्म के रूप में जो विश्वास करते थे, वो अभ्यास करते थे, मतलब किताबी ग्रंथ पढ़ते थे। और जो उससे अलग रहते थे, वो औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में हम देखने को मिलता है कि औद्योगिक क्रांति के, जिसमें इंडस्ट्रियल लेवलाइजेशन में उन्होंने जो किताबी चीज़ों पे विश्वास करते थे, उसके बाद उन्होंने औद्योगिक क्रांति के रूप में उन्होंने इसी दौरान 18वीं शताब्दी में उन लोगों ने इंग्लैंड के मैनुअल जो मजदूर वर्ग थे, उनकी अर्थव्यवस्था या मशीनों और औद्योगिक क्रांति पे बल दिया। यहाँ कपड़ों की मशीनों के को साथ शुरू किया गया था, जिसमें कच्ची माल की मांग बढ़ाने के साथ साथ किसान के परिवारों की आपूर्ति के लिए भी काम किया जा सके, कच्चे माल को तैयार करके उत्पादन पैदा किया जा सके। लेकिन व्यवस्था इस प्रकार से संतुष्ट नहीं कर पाई थी। 18वीं शताब्दी में के अंत तक आते आते व्यापारियों में व्यापार के अमीर कारखाने, जो अमीरों ने कारखाने स्थापित किए थे, मशीनों को स्थापित किया था, बड़े पैमाने पर इन मशीनों को सामान बनाने के लिए शुरू किया। मैनुअल सिस्टम से मशीन सिस्टम, जो मैनुअल मतलब मनुष्य के द्वारा जो सिस्टम था, जो मनुष्य अपने हाथ से काम करते थे, जैसे धीरे धीरे इनमें फिर से ये कह सकते हैं कि मशीनों का सिस्टम या इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन के तौर पे इसमें जागरण हुआ, ये इसका हस्तांतरण हुआ। औद्योगिक, जिसको हम औद्योगिक क्रांति के रूप में कहा जाता है, क्योंकि आगे जाके ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जो कि बहुत ज़रूरी थे, जैसे कि टेलीग्राफ, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे आइटम ऐसे थे जो कि बिजली से बनने वाले, जो कि इतिहास के भविष्य को, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बनने वाले, मतलब जो पूरे पाठ्यक्रम को या जो हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई को प्रभावित करने के लिए अपना प्रभाव या अपनी क्षमता को बढ़ा देते हैं। इंग्लैंड के कारखाने की जो प्रणाली है वो बहुत अधिक विकसित हो गई और पहला ऐसा देश बन गया जिसमें मशीनों का प्रयोग सबसे पहले किया था। स्पेनिंग जेनी ने इसका आविष्कार किया था। ये नए प्रकार का एक करघा था जो कि भाप की शक्ति से, ये भाप के द्वारा ये चलता था। इंग्लैंड में सूत के कपड़े के जो यंत्रीकृत उत्पादन, जो मशीनों द्वारा भारी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसने औद्योगिक क्रांति के बीच नींव रखी थी। मतलब इंडस्ट्रीज के बीच में सबसे पहली जो मशीन बनाई गई थी मशीनीकरण या कारखाने के उद्योग के रूप में, वो थी कपड़ा बनाने की मशीन, जो कि भाप के ईंधन से चलती थी। आजकल की सभी मशीनें लाइट के द्वारा चलती थी, परंतु पहले सबसे पहले स्टीम के द्वारा या भाप के द्वारा ये
मशीन चलाई गई जिसमें सूत काटने का काम किया जाता। तो ये वर्तमान में औद्योगिक विकास बहुत आगे बढ़ चुका है। और अमेरिका जब स्वतंत्रता संग्राम या उत्तरी अमेरिका में एक बड़ी बहुत घटना हुई, जिसके कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम, जब उत्तरी अमेरिका में एक बड़ी घटना के तहत ब्रिटिश ने इसके अंदर कुछ प्रतिशत निवेश किया, जबकि यूरोपीय अपनी आंतरिक संघर्षों के कारण होने वाली जो अंदर की जो समस्याएं थी उसको निपटाने के लिए इस पर पूरा कब्जा कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इसमें पूरी तरह से इंग्लैंड का कब्जा हो, जिसका प्रतिनिधि इसके खिलाफ हाथ करगों के खिलाफ था। और इससे निपटने के लिए उसने कई मुद्दों पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भी किया था। और उन्होंने जो कि इनको पार्टनरशिप ना दी जाए या उनकी इनके साथ में निवेश ना किया जाए, लेकिन ब्रिटिश शासन ने कोई भी निर्णय सख्ती से नहीं दिया। और और इन उपनिवेशों, मतलब जो साथ में जो निवेश करते थे तो उनके अधिकांश लोग यूरोप से आए थे, लेकिन इसके प्रतिनिधित्व में अधिकतर अधिकारों को जो निवेश तो कर रहे थे, परंतु इनको जो अधिकार थे वो उनको उनसे वंचित किया था, क्योंकि जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग थे लोगों को पसंद थे। क्योंकि जो जहाँ पर रहते थे वो वहीं के लोगों को अपना निर्णय सुनाते थे। तो इस जो क्रांतिकारी युग था 1763 में शुरू हुआ था। ये 4 जुलाई 1776 में उपनिवेशियों ने इसमें जो निवेश कर रहे थे उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा करके इसे पूरी तरह से अपना लिया था। और ये 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक रिपब्लिकेशन संविधान को अपनाया और उसमें लिखित रूप से इसका अभ्यास शुरू किया कि वे अमेरिका की जो क्रांति जो रिवोल्यूशन है या रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने शुरू में शुरू किया था वो लिखित तौर पे। तो ये रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और ये दो मायनों में महत्वपूर्ण था। सबसे पहला कि इसमें ब्रिटिश सांसद जो अपने उपनिवेशों के लिए प्रति उदार नीति को पालन करने के लिए प्रेरित करता था, मतलब जो इसमें कि इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं आज के वर्तमान में, कि उनको प्रेरित करना कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आपको इस तरह के अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने ये पहले लिखित कि उनका कोई भागीदारी नहीं होगी। और दूसरा था कि अन्य जो ब्रिटिश लोग थे वो उसमें निवेश करके मतलब क्रांतिकारी या विद्रोह को अंग्रेज़ों के चुंगल से मुक्त करा सके या उनको उनसे हटा सके। तो इस तरह के ये क्रांतिकारियों ने